हेलो चैम्पियंस, वेलकम बैक टू एजुग्रोन। तो बच्चों, हम वापस आ गए हैं अपनी बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर लेके। तो बच्चों, ये जो है हमारा संचयन बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर है। मतलब इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा वो हमारा आखिरी चैप्टर होगा और इसके बाद हमारी ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज की जो हमारी कहानी है वो है हामिद खान। अब ये कहानी जो लिखी है ये लिखी है के.एस. पौट्टिकर जी के द्वारा। ठीक है। अब ये जो कहानी थी ये कहानी है एक आदमी के ऊपर जिनका नाम था हामिद खान। अब लेखक अपने अनुभव को बताते हैं यहाँ पे कि जब वे एक बार पाकिस्तान गए हुए थे, जो हाँ मतलब तक्षशिला गए हुए थे, जो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। वहाँ पर एक आदमी से उनकी मुलाकात हुई थी जिनका नाम था हामिद खान। वो पर्सन बहुत ही काइंड नेचर के मतलब बहुत ही काइंड नेचर के थे और बहुत ही व्यवहारिक व्यक्ति थे, जिनसे मिलकर लेखक को बहुत ही ज़्यादा अपनापन लगा था। अब आज बात ये होती है कि लेखक अखबार पढ़ते हैं और अखबार में उन्हें एक न्यूज़ पढ़ने को मिलती है। अब न्यूज़ में ये था कि पाकिस्तान में कुछ लोगों ने क्या किया, हमले कर दिए, है ना, आग लगानी शुरू कर दी या गदर शुरू कर दी। तो लेखक को ये दुख होता है कि वे उनके हामिद की एक दुकान होती थी वहाँ पर। हामिद क्या करते थे, वहाँ पर खाने का काम करते थे, मतलब रोटी और सब्जी बेचा करते थे। तो वे घबरा गए कि उनके हामिद की दुकान वहाँ पर सुरक्षित रहे। तो चलिए बच्चों, ये जो कहानी हम इसे स्टार्ट करते हैं। लेखक यहाँ अपने एक अनुभव को बताते हुए कहता है कि जब लेखक ने तक्षशिला, जो कि पाकिस्तान में है, और वहाँ पर शरारती लोगों द्वारा आग लगाने के बारे में समाचार पत्र में खबर पड़ी, तो खबर पढ़ते ही लेखक को हामिद खान याद आ गया। अब लेखक बैठे हुए हैं और उन्होंने अखबार उठाया। अखबार में खबर छपी है कि तक्षशिला में लोगों ने क्या कर दिया, आग लगानी शुरू कर दी है। तो इस खबर को पढ़ते ही उन्हें किनकी याद आती है, हामिद खान की याद आती है। तो वे कहते हैं, लेखक ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, उसके हामिद खान की दुकान को इस शरारती लोगों द्वारा लगाई गई आग से बचा लेना। तो मतलब उनके प्रति उनका बहुत ही ज़्यादा स्नेह है और बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। तो वे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, इन शरारती तत्व लोगों द्वारा जो आग लगाई जा रही है, इस आग से उनके हामिद की दुकान को बचा लेना। अब लेखक अपने और हामिद के रिश्ते के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक और कड़कड़ाती धूप थी। वो अपने और हामिद की मुलाकात कैसे हुई इस चैप्टर में उसका वर्णन कर रहे हैं। शुरू करते हैं, कहते हैं कि इतनी कड़कड़ाती धूप थी और भूख और प्यास के मारे लेखक का बहुत बुरा हाल हो गया था। परेशान होकर लेखक रेलवे स्टेशन के करीब पौन मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़े। बहुत ज़्यादा धूप थी, भूखे प्यासे थे, कोई पहचान का नहीं था शहर में। तो क्या करे लेखक ने, रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर एक गांव था, उसकी ओर वे चल पड़े। जब वे उस गांव में होटल ढूंढ रहे थे तब अचानक एक दुकान लेखक को नजर आई जहां चपातियां पकाई जा रही थी। वे होटल ढूंढ रहे थे ताकि कुछ खा पी सके, उन्हें भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तभी उनकी नज़र किस पे पड़ी, एक दुकान पर पड़ी जहां पर एक आदमी रोटियां बना रहा था। चपातियों की सौंधी महक से लेखक के पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। अब रोटियां बनती है तो खुशबू भी आती है। अब किसी भूखे इंसान को खुशबू आएगी तो अपने आप उसका पैर उस दुकान की ओर चल ही पड़ेगा। तो लेखक के साथ भी कुछ यही वाकया हुआ। उस खुशबू की ओर वे खिंचते हुए उस दुकान की ओर पहुंच गए। लेखक ने दुकान में लेखक ने देखा कि एक ढलती उम्र का पठान अंगीठी के पास सर झुकाए चपातियां बना रहा था। अब उन्होंने देखा कि अंगीठी मतलब जिसमें रोटियां बनाई जाती हैं। तो ढलती उम्र का एक पठान था, मतलब जिसका नाम था हामिद खान। वो क्या कर रहा था, रोटियां बना रहा था। ठीक है। लेखक ने जैसे ही दुकान में प्रवेश किया, वह अपनी हथेली पे रखे आटे को बेलना छोड़कर लेखक को घूर घूर कर देखने लगा। हामिद क्या कर रहा था, रोटी बना रहा था, पर उसने क्या किया, अपनी रोटियों को छोड़कर लेखक की ओर घूर घूर कर देखना शुरू कर दिया, क्योंकि लेखक उसे एक अनजाना आदमी लग रहा था उसके शहर में। उसे घूरता हुआ देखकर लेखक भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। तो लेखक ने क्या कर दी, अपनी स्माइल उसके सामने प्रस्तुत कर दी। लेखक बताता है कि लेखक के उसकी ओर मुस्कुराने के बाद भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मतलब लेखक ने अपनी मुस्कुराहट उसके सामने प्रस्तुत तो कर दी, पर जो सामने हामिद थे उनकी तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आया। मतलब जैसा उनका रिएक्शन था, घूर घूर के देख रहे थे, वे अभी भी उनको घूर घूर के ही देख रहे थे।
लेखक ने बहुत ही धीमी आवाज में उस चपाती बनाने वाले पठान से पूछा कि खाने को कुछ मिलेगा, क्योंकि लेखक तो भूखे ही थे। तो उन्होंने पूछा कि खाने को कुछ मिलेगा। उस पठान ने लेखक से कहा कि चपाती और गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा है। ये कहकर उस पठान ने लेखक को एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहाँ बैठ जाइए। अब लेखक पूछते हैं कि खाने को कुछ मिलेगा, तो वो बताते कि हाँ, रोटी मिल जाएगी, गोश्त भी मिल जाएगा और सब्जी का शोरबा मिल जाएगा। तो और उनको बता दी कि आप वहाँ जाकर बैठ जाइए, कुछ ही देर में आपके पास खाना आ जाएगा। उस दुकान के पास एक कोने में एक खाट पड़ी हुई थी, जिस पर एक दाढ़ी वाला बुड्ढा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। वह दुकान में बैठा हुआ अपने खाने का इंतजार कर रहा था। तब चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने लेखक से पूछा कि लेखक कहाँ का रहने वाला है। उसने जवाब दिया, लेखक मलाबार का रहने वाला है। उस पठान ने मलाबार का नाम कभी नहीं सुना था। अब वो वहाँ पर अपनी रोटियों मतलब अपने खाने का इंतज़ार कर रहा था। तो तभी दोनों के बीच में क्या हुई, थोड़ी सी बातचीत शुरू हुई। तो पठान ने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। फिर लेखक बताते हैं कि वे मलाबार का रहने वाला है। अब मलाबार पड़ता तो इंडिया में ही है, पर बच्चों क्या था, पठान को पता नहीं था कि मलाबार कहाँ पड़ता है। तो वो उसको क्लियर करते हैं कि मलाबार भारत में ही पड़ता है ना। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पठान ने फिर से लेखक से मलाबार के बारे में पूछा और कहा कि क्या यह हिंदुस्तान में ही है। मतलब उन्हें लग रहा था वेशभूषा से हिंदी बोल रहे हैं तो कैसा लगा उन्हें कि शायद ये हिंदुस्तानी होंगे। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप हिंदुस्तान से हैं। लेखक ने हाँ में उत्तर देते हुए कहा कि हाँ, यह भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे है। तो लेखक ने क्या किया, अपनी लोकेशन बताते हुए कहा कि ये जो इंडिया है, इंडिया के दक्षिणी तट में एक क्षेत्र है जहाँ पर क्या पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है मलाबार। ठीक है। पठान ने फिर लेखक से पूछा कि क्या लेखक हिंदू है। लेखक ने फिर हाँ में जब उत्तर दिया कि हाँ, वह एक हिंदू घर में ही जन्म हुआ है। लेखक ने यह सुनने पर कि वह एक हिंदू है, उस पठान ने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा कि क्या लेखक एक हिंदू होते हुए मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे। अब उन्होंने कहा, जैसे ही उन्होंने बताया कि हाँ मैं हिंदू हूँ, तो पठान थोड़ा सा झिझक गए। मतलब उनकी जो मुस्कुराहट थी वो थोड़ी सी फीकी पड़ गई। उनके मन में क्वेश्चन आने लगे कि आप हिंदू हो और आप हिंदू होकर मेरे जैसे मुसलमान की होटल में खाना खाओगे। तो लेखक ने कहा, क्यों नहीं, लेखक वहाँ खाना जरूर खाएगा। और लेखक ने उस पठान से ये भी कहा कि लेखक जहाँ पर रहते हैं वहाँ अगर किसी को बढ़िया सी चाय पीनी हो या बढ़िया सा पुलाव खाना हो तो वे लोग बिना किसी हिचकिचाहट के या बिना किसी बात के वो किए हुए मतलब मुसलमानी होटल में ही जाकर खाना खाते हैं। मतलब लेखक ये बता रहे हैं कि जहाँ पर वे रहते हैं वहाँ पर भी अगर उन्हें अच्छी सी चाय पीनी है या अच्छा सा पुलाव खाना है तो बिना किसी हिचकिचाहट या बिना किसी घबराहट के वे मुसलमानी होटल में जाकर बिरयानी और चाय ये सब चीज़ें खाते हैं। अब पठान को लेखक की इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। लेखक कहता है कि उसने बड़े गर्व के साथ बताया कि लेखक के शहर में हिंदू और मुसलमानों में कोई भी फ़र्क नहीं है। अब लेखक बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था कि वो जहाँ से आए हैं वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम में कोई भी भेद नहीं किया जाता है, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेखक ने पठान को यह भी बताया कि भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह मस्जिद भी उन्हीं के राज्य में है, जिसका किस स्थान पर है, कोडुंगलूर, है ना। ये जो मस्जिद है वो उन्हीं के राज्य में है। आगे कहते हैं, लेखक ने पठान से बात करते हुए उसका शुभ नाम पूछा। लेखक ने पठान से उसका नाम पूछा तो पठान ने अपना नाम हामिद खां बताया और यह भी बताया कि वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो उसके पिता हैं। जो चारपाई पर बैठ के हुक्का पी रहे हैं वो उसके पिता हैं। पठान ने लेखक को 10 मिनट तक इंतज़ार करने के लिए कहा, क्योंकि गोश्त या सब्जी का जो मसालेदार शोरबा होता है वो अभी पक रहा था। लेखक भी इंतज़ार करने लगी। लेखक कहता है कि हामिद खान ने ज़ोर से किसी अब्दुल को आवाज़ लगाई। मतलब लेखक बोलते हैं कि जो हामिद थे उन्होंने किसी बच्चे को आवाज़ लगाई जिसका नाम था अब्दुल। उसके आवाज़ लगते ही एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था।
जो अब्दुल था वो आंगन में क्या कर रहा था, लाल लाल मिर्च सुखा रहा था। अब हामिद ने आवाज़ दी तो वो दौड़ता हुआ आ गया, कहाँ पर, हामिद के पास आ गया। हामिद ने उनकी किसी प्राचीन भाषा में उसे कुछ आदेश दिया, तो मतलब हामिद ने अपनी ही लैंग्वेज में उससे कुछ बात की, मतलब कुछ काम करने के लिए कहा। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा और दौड़ते दौड़ते कहाँ गया, वह दुकान के दुकान के पीछे की तरफ गया। सॉरी। उसने एक थाली में चावल लाकर लेखक के सामने रख दिए। हामिद ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी, फिर लोहे की एक प्लेट में गोश्त या सब्जी का शोरबा परोसा। मतलब हामिद ने क्या किया, सारा खाना लेखक के सामने परोस दिया। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया, और छोकरे ने, मतलब जो अब्दुल था, उसने क्या किया, कटोरे में पानी भरा और वहाँ से रखकर वो चला गया। लेखक ने बड़े शौक से भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद जब जेब में हाथ डालते हुए लेखक ने हामिद खान से कहा कि भोजन के कितने पैसे हुए, तो हामिद ने मुस्कुराते हुए कहा और लेखक का हाथ पकड़ लिया कि बोला, लेखक उसे माफ़ कर दे क्योंकि वह भोजन के पैसे नहीं लेगा, क्योंकि लेखक हामिद का मेहमान था। अब लेखक पहुँचे, खाना हो गया भरपेट। उनने सोचा कि खाना का पेमेंट कर दिया जाए, तो उन्होंने जैसे ही अपने जेब में हाथ डाला तो हामिद ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि नहीं, वो आपसे पैसे नहीं लेगा क्योंकि आप उसके मेहमान थे। तो ये कैसे थे, हामिद का नेचर था कि वो मेहमान नवाजी बहुत ही अच्छी तरीके से जानता था। हामिद खान की इस बात को सुनकर लेखक ने बड़े प्यार से हामिद से कहा कि मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते हामिद को खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। लेखक ने हामिद को कहा, लेखक को मोहब्बत की कसम भी दी। मतलब जो लेखक थे वो जिद करने लगे कि आपको रुपए तो लेने पड़ेंगे, अगर आप मेहमान नवाजी कर रहे हैं तो उसकी बात अलग है, पर आप एक दुकानदार हैं और दुकानदार का फ़र्ज़ बनता है कि उसको उसके ग्राहक से रुपए लेना ही चाहिए। तो हामिद ने क्या किया, अपनी मोहब्बत की कसम उसे दे दी। फिर लेखक ने 1 रुपए के नोट को हामिद की ओर बढ़ाया। वह उन पैसों को लेने में हिचकिचा रहा था, पैसे लेने में हामिद हिचकिचा रहे थे। उसने वह रुपया लेखक से लेकर फिर से लेखक के हाथ में ही रख दिया। हामिद ने क्या किया, उनसे वो रुपया लिया और वापस से लेखक के ही हाथ में रख दिया। रुपए को लेखक के हाथों में रखते हुए हामिद खान ने लेखक से कहा कि उसने लेखक के खाने के पैसे लिए हैं मगर वह चाहता है कि यह 1 रुपया लेखक के ही हाथों में रहे, और जब लेखक अपने देश वापस पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाए और तक्षशिला के भाई हामिद खान को याद करें। तो हामिद कहता है कि मैंने आपसे रुपए लिए हैं और अब मैं ये रुपए आपको वापस कर रहा हूँ। अब वापस क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप अपने देश वापस जाएं और वहाँ पर जाके किसी मुसलमानी होटल में खाना खाएं और अपने इस भाई जो आपको तक्षशिला में मिला है हामिद खान, इसको वहाँ पर याद करें। लेखक कहता है कि हामिद की दुकान से लौटकर लेखक तक्षशिला के खंडरों की ओर चल दिए। वे कहाँ घूमने आए थे, वे तक्षशिला के खंडरों में घूमने आए थे और वे तक्षशिला के खंडरों की ओर चल पड़े। उसके बाद लेखक ने फिर कभी हामिद खान को नहीं देखा, मतलब इसके बाद कभी भी हामिद खान की मुलाकात लेखक से नहीं हो पाई। पर हामिद खान की वह आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों की यादें आज भी उनके मन में बिल्कुल ताज़ा है। मतलब अगर हम किसी अच्छे इंसान से मिलते हैं, भले ही वो मुलाकात थोड़े ही टाइम की हो, पर अगर वो मुलाकात बहुत अच्छी होती है तो ज़िंदगी भर हमारे मन में वो यादें ताज़ा ही रहती हैं। और लेखक के साथ भी यही चीज़ हुई थी, है ना। उसकी वह मुस्कान आज भी लेखक के दिल में बसी है। किसकी मुस्कान, हामिद खान की मुस्कान। आज वर्तमान में जब लेखक ने तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग के बारे में सुना तो लेखक भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि हामिद और उसकी वह दुकान जिसने लेखक को उस कड़कड़ाती दोपहर में छाया और खाना देकर लेखक की भूख को संतोष प्रदान किया था, वह सही सलामत बची रहे। तो लेखक दूसरे देश में होकर भी उस हामिद इंसान, मतलब जो उनका अच्छा दोस्त बन चुका था, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस इंसान ने मेरी भूख मिटाई थी, मुझे छाया दी थी, उसकी दुकान भी सही सलामत बची रहे, है ना। तो बच्चों, यही हमारा पाठ का सारांश था।
आई होप आपने इस पाठ से एक भाईचारा सीखा होगा कि किस तरह एक देश में रहकर दूसरे व्यक्ति की मदद की जाती है और किस तरह से रिश्ते निभाए जाते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस सेशन से। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, जब तक के लिए आप इन चैप्टर्स को रिवाइज करते रहिए। और आपको जो भी अपने सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग जो भी क्वेरी हो या जो भी कोई डाउट्स हो, तो आप हमारी वेबसाइट www.edugrown.in पे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स, क्विक शॉर्ट नोट्स, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, जब तक के लिए थैंक यू।